Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the topic that is industrial preparation of ethanol. तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी कि हम एथानॉल को जो है किस तरह से इंडस्ट्रियल स्केल पे हम एथानॉल को प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, एथानॉल को जो है वो इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रिपेयर किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है ये मेन इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फर्मेंटेशन प्रोसेस, जिसके थ्रू जो है हम एथानॉल को इंडस्ट्रियल स्केल पे जो है इसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो आपने ये बात याद रखनी है कि इंडस्ट्रियल स्केल पे जो है हमने एथानॉल को प्रिपेयर करना है कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इस टर्म को अंडरस्टैंड करते हैं कि फर्मेंटेशन क्या है और उसके बाद जो है हम इसके जो रिएक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो फर्मेंटेशन सबसे पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। तो फर्मेंटेशन क्या है स्टूडेंट्स के, इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ये क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, बायोकेमिकल प्रोसेस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देख रहे हैं इसमें और केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसी वजह से हम इसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टन एंजाइम्स। और ये प्रोसेस जो है वो कुछ एंजाइम्स जो हैं उनकी मौजूदगी में होता है। और ये एंजाइम्स कौन सिक्रीट करता है, दीज एंजाइम्स आर सिक्रीटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज यीस्ट। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इसकी मौजूदगी में स्टूडेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स ये प्रोसेस हो रहा होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं रिपीट कर देती हूँ कि फर्मेंटेशन क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कि किसकी मौजूदगी में होता है, कुछ सर्टेन एंजाइम्स जो हैं उनकी मौजूदगी में होता है। और ये एंजाइम्स कौन सिक्रीट करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिक्रीट करते हैं, जो कि जो है एग्जांपल ली हुई है जैसे कि यीस्ट हो गई, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इसकी मौजूदगी में जो है ये प्रोसेस हो रहा होता है और कुछ एंजाइम्स जो हैं उनकी मौजूदगी में होता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। और इस फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू जो है स्टूडेंट्स एथानॉल जो है उसको प्रिपेयर किया जाता है। अभी हम इन सारे प्रोसेस को देखेंगे भी और आप देखेंगे कि प्रोसेस जो है वो कैसे होगा और एथानॉल आपका किस तरह से प्रिपेयर होगा। तो अब स्टूडेंट्स ये बात याद रखनी है कि फर्मेंटेशन के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं वो आपने याद रखनी है कि सबसे पहले तो आप लोगों ने इसमें जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है इसके लिए जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड होता है वो कितना होता है, 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, जिसमें ऑप्टिमम कहते हैं, और टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है जिसमें मैक्सिमम जो है वो आपको यील्ड ऑब्टेन होती है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, जो कि उस रिएक्शन के लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर जो है वो होता है। ठीक है, या आप कह लें कि जिसमें मैक्सिमम हमें यील्ड ऑब्टेन होगी। ठीक है, तो इस टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कह रहे हैं। सो ऑप्टिमम टेम्परेचर फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए जो है वो कितना है, 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसमें रिक्वायर्ड होता है इस फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो है कंडीशंस क्या है, एसेंशियल कंडीशंस जो हैं इसके लिए मजीद इस फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए, वो फर्स्ट क्या है कि प्रॉपर एरेशन होनी चाहिए। प्रॉपर एरेशन का क्या मतलब है कि प्रॉपर हवा होनी चाहिए। एरेशन एयर से निकला है तो प्रॉपर हवा वगैरह होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो सेकेंड कंडीशन है वो एसेंशियल या ज़रूरी अहम जो कंडीशन इसके लिए रिक्वायर्ड है वो क्या है, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जो आपका सॉल्यूशन होगा वो डाइल्यूट फॉर्म में होना चाहिए, उसके अंदर मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट नहीं होना चाहिए। एक होता है कंसंट्रेटेड जिसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और डाइल्यूट का क्या मतलब होता है जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो आपके पास कम होती है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन आपने लेना है जिसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी, तो डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन होनी चाहिए। और थर्ड जो है एब्सेंस ऑफ एनी प्रिजर्वेटिव। थर्ड कंडीशन क्या है कि आपके पास जो प्रिजर्वेटिव है उसके अंदर वो मौजूद नहीं होना चाहिए, वो एब्सेंट होना चाहिए। प्रिजर्वेटिव क्या होता है कि जो कि आपके कंपाउंड की जो है वो कोई भी आप जो कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं उसके टाइम को बढ़ा देता है। जैसे कि हम एसिटिक एसिड को एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं कि हमारी जो चीज़ है वो गल ना जो है ना सड़े ना गले ना। ठीक है, तो गल सड़ के ख़राब ना हो जाए, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं एसिटिक एसिड को। जैसे कि हम आपने देखा होगा कि अक्सर घरों में पेरेंट्स क्या करते हैं कि गोश्त होता है उनके पास, तो वो उस गोश्त के जो है ना ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए कि हम उसको ज़्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल कर लें, तो फिर वो क्या करते हैं, उनके पास अगर रेफ्रिजरेटर फ्रिज वगैरह नहीं है तो उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि उसको सिरका वगैरह लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि सिरका वगैरह क्या है, एज अ प्रिजर्वेटिव हम उसको यूज़ करते हैं, तो वो उसको प्रिजर्व कर लेता है, थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए हम उसको फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो कह रहा है कि यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि प्रिजर्वेटिव जो है वो नहीं होना चाहिए, वहाँ पर वो एब्सेंट होना चाहिए। तो
ये 3 कंडीशंस जो हैं वो एसेंशियल कंडीशंस हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है उसके होने के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स पॉइंट क्या है कि इन पाकिस्तान एथेनॉल जो है दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस, स्टार्च ग्रेन्स और फ्रूट जूसेस। तो हम जो है पाकिस्तान में एथेनॉल जो है वो किस प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है, तो ये 2 प्रोसेसेस हैं। एक क्या है कि हम फर्मेंटेशन करते हैं मोलासेस की, और सेकंड जो है वो स्टार्च ग्रेन्स या जो है आपके पास फ्रूट जूसेस जो है उसके थ्रू जो है हम एथेनॉल को प्रिपेयर करते हैं। तो अब सबसे पहले स्टूडेंट्स ये जो आपके पास फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस होगी तो हम इसके थ्रू हम एथेनॉल को प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट किससे प्रिपेयर करेंगे, फ्रॉम मोलासेस, और सेकंड हम इसको प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम स्टार्च, ठीक है। इन 2 मेथड्स के थ्रू जो है हम एथेनॉल को प्रिपेयर करते हैं। तो हम इन्हीं दोनों मेथड्स को डिस्कस करेंगे प्रॉपर रिएक्शंस के थ्रू, और इसके लिए जो बेसिक कंडीशंस रिक्वायर्ड है हम उन सबको आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो 1 बाय 1 हम इसे स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि स्टूडेंट्स ये मोलासेस जो है वो टर्म इसमें यूज हो रही है तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। ये आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि मोलासेस जो है वो क्या है। तो फ्रॉम मोलासेस हम इसको प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मोलासेस को अंडरस्टैंड करना है, तो हम इसके लिए जो इसकी डेफिनेशन है उसकी तरफ आते हैं। तो मोलासेस क्या होती है, द रेजिड्यू ऑब्टेन्ड आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर फ्रॉम कंसनट्रेटेड शुगर केन जूस इज कॉल्ड मोलासेस। तो आपने स्टूडेंट्स देखा हुआ है गन्ना होता है ना आपके पास, वो तो आप क्या कहते हैं, शुगर केन, ठीक है, उसे गन्ना कहते हैं। तो वो जो गन्ना होता है उसमें से जब आप उस जूस को निकाल लेते हैं, ठीक है, उसमें जो गन्ने के अंदर जो जूस होता है जब आप उसको निकाल लेते हैं और उसका जो छिलका बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं, रेजिड्यू कहते हैं, ठीक है, जो रेजिड्यू होता है, ठीक है, वो जब आपको ऑब्टेन होता है आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, यानी कि उसमें से जो आप सारा जूस वगैरह कंसनट्रेटेड शुगर केन जूस उसमें से रिमूव कर लेते हैं, तो वो जो आपके पास वो जो गन्ने का जो आप कह लें कि बचा हुआ जो मटेरियल रह जाता है, ठीक है, तो अब उसको क्या कहते हैं, उस रेजिड्यू को हम उसको क्या बोलेंगे, मोलासेस बोलते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, मोलासेस कहते हैं। होप सो के स्टूडेंट्स आपको ये टर्म क्लियर होगी है कि मोलासेस क्या होती है, द रेजिड्यू यानी कि वो जो बचा हुआ मटेरियल जो कि ऑब्टेन होता है आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, जब हम शुगर को क्रिस्टलाइज आउट कर लेते हैं फ्रॉम कंसनट्रेटेड शुगर केन जूस, उस गन्ने में से निकाल लेते हैं, तो जो आपके पास मटेरियल जो बाद में बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं, मोलासेस कहते हैं। तो होप सो के स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि मोलासेस क्या होती है। तो मोलासेस से आप इसको प्रिपेयर करते हैं एथेनॉल को। तो अब इसके लिए जो रिएक्शंस रिक्वायर्ड हैं, जो रिएक्शन होते हैं वो मैं अब आप लोगों से डिस्कस करने लगी हूँ। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू हम इसको प्रिपेयर करते हैं। तो फर्मेंटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स होती है और यीस्ट की मौजूदगी में होती है, तो वो आपको एथेनॉल देती है। तो अब हम रिएक्शन देखेंगे कि अब आपके पास सबसे पहले जो इसके अंदर 2 रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि C12H22O11 ये आपका जो है वो आप ले रहे हैं रिएक्टेंट और साथ में इसको रिएक्ट करवा रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज, ये एंजाइम जो है वो इन्वर्टेज होगा और इसमें जो है साथ में यीस्ट जो है उसकी मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा, ये नेसेसरी कंडीशन है। तो इसके दौरान जो है स्टूडेंट्स आपको एक यूनिट जो है वो ग्लूकोज की मिलेगी और दूसरी यूनिट जो है वो फ्रुक्टोज की मिलेगी। दोनों जो है इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट होता है। तो हम इनको क्या कहते हैं, आइसोमर्स भी कहते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। तो आपने गलती से भी इसको जो है वो 2 ग्लूकोज यूनिट्स मतलब इकट्ठी नहीं लिख देनी कि 2 लिख के C6H12O6 नहीं करना, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। क्योंकि इन्वर्टेज की मौजूदगी में, एंजाइम की मौजूदगी में एक यूनिट आपको ग्लूकोज की मिलेगी और दूसरी जो यूनिट है वो आपको फ्रुक्टोज की मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से 2 यूनिट्स मिलेंगी, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन आपने इनको जोड़ के नहीं लिखना, क्योंकि फिर जोड़ के लिखेंगे तो वो एक ही आप समझेंगे कि जैसे ग्लूकोज आपको मिली है, तो इस तरह से आप कंफ्यूज होंगे। तो आपने याद रखना है कि जब इन्वर्टेज एंजाइम की मौजूदगी में होगा तो आपके पास एक ग्लूकोज यूनिट और दूसरी फ्रुक्टोज यूनिट आपको मिलेगी। तो होप्स के स्टूडेंट ये पॉइंट अब आपका क्लियर हो गया है। और सेकंड जो है हम इसको प्रिपेयर करते हैं C6H12O6, ये भी आपका जो है वो मतलब कोई भी इनमें से आप ले सकते हैं, ग्लूकोज भी ले सकते हैं या फ्रुक्टोज ले सकते हैं, कोई भी एक यूनिट आपने ले ली है, ठीक है। मोस्टली हम इसको ग्लूकोज से प्रिपेयर करते हैं, ठीक। तो ग्लूकोज का हम फर्दर रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ज़ाइमेज, जो है वो आपका एंजाइम होगा और यीस्ट की मौजूदगी में हम ये रिएक्शन करेंगे। इसके लिए कंडीशन क्या है, तो ये फिर आपको मजीद क्या देगा, आपको एथेनॉल देगा। अब इसको रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप देख सकते हैं कि जैसे कि फर्स्ट में आप देखें कि यहाँ पर कार्बन 12 थे और कार्बन यहाँ पर भी 12 है, 6 कार्बन
ये है और 6 कार्बन ये है, तो 12 हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 22 है और 2 ये हो गए, तो 22 22 और 2 कितने हो गए 24, तो यहाँ पर 12 और 12 ये 24 बराबर हो गए। और ऑक्सीजन यहाँ पर कितने 11 और ये 12 हो गए, तो यहाँ पर भी देखें 6 और 6 12, तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। अब इसी तरह नीचे वाले रिएक्शन को भी हम बैलेंस कर लेते हैं कि यहाँ पर देखें कार्बन 6 हैं, तो यहाँ पर देखें अगर हम एथेनॉल बनाया है, एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है C2H5OH। ये बात आपने याद रखनी है कि एथेनॉल का क्या फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H5OH है। अब इसको रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमने पीछे क्या लगाया है, यहाँ पर 2 लगा दिया है, और यहाँ पर ये गलती से आगे लिखा हुआ है, इसको आपने पीछे लिख देना है, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको मिलेंगे। तो अब आप देखें कि कार्बन यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 2 2 जा 4 कार्बन, और ये 5 और 6 2 कार्बन ये हो गए, तो 6 कार्बन यहाँ पर बैलेंस्ड हो गए। इसी तरह हम नेक्स्ट हाइड्रोजन को देखें, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 12 हैं, तो यहाँ पर कितने हो गए 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 हो गए, और ये 2 हाइड्रोजन ये भी लगे हुए हैं, ठीक है। एक ये है ना पीछे 2 कॉमन है ना सब में, तो इस तरह से 2 मतलब सबके साथ है, तो 5 2 जा 10 और 11 12, तो 12 हाइड्रोजन ये भी बैलेंस हो गए। और ऑक्सीजन अब देख लेते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन 6 है, तो यहाँ पर देखें आपके 2 ऑक्सीजन ये हो गए, तो 2 2 जा 4 ऑक्सीजन ये हो गए, तो 4 और 2 6 हो गए, तो रिएक्शन दोनों साइड पे बैलेंस्ड हो गया। तो बैलेंस्ड फॉर्म में हम इक्वेशन को लिखते हैं, तो ये लाजमी आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है, बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने मोलासिस के थ्रू इसको प्रिपेयर किया, और आप देख रहे हैं कि मोलासिस के थ्रू जो है ये आपके पास मोलासिस थी, बेसिकली ये मोलासिस थी, और इसके थ्रू जो है आपने एथेनॉल को प्रिपेयर किया है, ठीक है। ये 2 स्टेप्स में आपने देखा है कि सबसे पहले मोलासिस का जो है आप इसका वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, और फिर जो है ये एक यूनिट ग्लूकोज की और एक फ्रुक्टोज की देगा, और फिर ग्लूकोज से आपने क्या करना है कि जाइमेज और यीस्ट की मौजूदगी में आपने एथेनॉल को प्रिपेयर कर लेना, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये फ़ौरन से जो है यहाँ से वो निकल जाएगी, ठीक है, गैसियस फॉर्म में होती है, तो ये यहाँ से लिबरेट कर जाएगी। और उसके बाद जो है स्टूडेंट्स आप इसको एथेनॉल को सेपरेट आउट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो सेकंड मेथड था हमारे पास वो है फ्रॉम स्टार्च, तो स्टार्च के थ्रू हम इसको प्रिपेयर करते हैं। तो स्टार्च क्या है, स्टार्च का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए C6H10O5 ये इसका जनरल फॉर्मूला है। N जो है दैट मे बी फ्रॉम 100,000, ठीक है, इसकी अमाउंट हो सकती है। तो आपने ये 2 स्टार्च की यूनिट्स ली हैं, और ये जनरल मैं आपको बता रही हूँ, तो इसलिए N पीछे लगाया हुआ है, NH2O, साथ में N वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये स्टूडेंट्स डायस्टेज अनदर एंजाइम है, इसकी मौजूदगी में ये रिएक्शन करेगा, तो डायस्टेज की मौजूदगी में इसका रिएक्शन होगा, और साथ में जो है वो यीस्ट, आपको पता है कि ये नेसेसरी कंडीशंस थी, इसकी मौजूदगी में होगा। और आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, माल्टोज मिलेगा, माल्टोज की N यूनिट्स मिल जाएंगी। माल्टोज क्या है C12H22O11, ठीक है, तो ये आपको माल्टोज मिलेगा। अब फिर क्या होगा कि आपने मजीद फिर क्या करना है कि माल्टोज जो है C12H22O11 इसको फिर मजीद रिएक्ट करवाना है वाटर के साथ, तो आप इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज एंजाइम, क्योंकि ये माल्टोज है तो इसके लिए जो एंजाइम होगा वो क्या होगा, माल्टेज एंजाइम होगा, ठीक है। इस तरह से आपने रिएक्शन को याद भी करने के लिए आसान तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो माल्टेज और यीस्ट की मौजूदगी में रिएक्शन होगा, तो स्टूडेंट्स इस केस में अब क्या होगा कि आपको जो है वो ग्लूकोज की 2 यूनिट्स मिलेंगी। इनमें डिफरेंस ही ये है, अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि मैम यहाँ पर भी तो C12H22O11 और वाटर है, यहाँ पर भी C12H22O11 और वाटर है, लेकिन स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एंजाइम इन्वर्टेज था जब, तो आपके पास एक ग्लूकोज की यूनिट बनी थी और एक फ्रुक्टोज की, ठीक है। जबकि यहाँ पर आपके इस केस में क्या होगा कि C12H22O11 यानी कि जो आपके पास माल्टोज है उसमें उसके केस में जब आप एंजाइम माल्टेज यूज़ करेंगे, इन्वर्टेज की जगह अब आपके पास माल्टेज है और यीस्ट है, तो फिर आपको जो है वो 2 ग्लूकोज यूनिट्स मिलेंगी, ठीक है। ये बात आपने स्टूडेंट्स याद रखनी है कि यहाँ पर आप दोनों ग्लूकोज हैं, यहाँ पर आप ग्लूकोज और फ्रुक्टोज नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज यूनिट होगी। इनमें मेन डिफरेंस ही ये है इन दोनों रिएक्शंस में, ठीक है। ये आप लोगों को अब होप्स हो कि आसानी से याद भी हो सकेगा, ठीक है। अब फिर क्या किया हमने स्टूडेंट्स, इसी तरह मैंने आपसे कहा था कि ग्लूकोज की यूनिट को फिर हम एक नीचे उतार लेते हैं और जाइमेज और यीस्ट की मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हैं, तो बाकी ये वाला रिएक्शन टोटली, ये वाला जो सेकंड रिएक्शन है वो दोनों में जो है वो टोटली सेम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इट इज़ टोटली सेम, तो आपने एज इट इज़ उठा के भी लिख सकते हैं कि सी से जब ग्लूकोज बन गया तो ग्लूकोज से फर्दर आप जो है वो जाइमेज और यीस्ट की मौजूदगी में रिएक्शन हो जाएगा, और आपको जो है 2 मोल्स ऑफ एथेनॉल और 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन को बैलेंस कर लें तो 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपको
मिल जाएंगे। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये दोनों जो मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन है फ्रॉम मोलासिस एज वेल एज फ्रॉम स्टार्च, ये दोनों मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन आपको क्लियर हो गए हैं, जो कि मैंने आज का जो लेक्चर का जो मेन टारगेट था, जो मैंने आज आप लोगों से डिस्कस करना था कि हम एथेनॉल को इंडस्ट्रियल स्केल पे, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि हम इसको प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो ये दोनों प्रोसेसेस जो है इस प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन के थ्रू, यानी कि फ्रॉम मोलासिस एंड फ्रॉम स्टार्च, ये दोनों मेथड्स के थ्रू मैंने आप लोगों को जो है वो एथेनॉल को प्रिपेयर करने का मेथड बता दिया है। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को क्लियर समझ आ गया है, और इस लेक्चर से रिलेटेड स्टूडेंट्स स्टिल अगर आपके माइंड में कहीं भी किसी भी स्टेप में कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।